नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 अप्रैल सन 2026। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 7:41 तक रहेगी। उसके उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज मुख्य रूप से हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी है। बच्चों में पढ़ने के प्रति प्रेम और किताबों के प्रति रुचि जगाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 7 जिलों में गेहूं व सरसों की फसल बर्बाद, ओले गिरने से 100 से अधिक गांवों में नुकसान, 2 दिन बाद फिर अलर्ट। गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम का करते हैं अगर इस्तेमाल तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब यूपीआई का बदल गया है तरीका, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा की मंडियों में कच्ची पर्ची खेल खत्म हुआ। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार का बड़ा फैसला, अब ये फार्म होगा अनिवार्य। हरियाणा में 1 अप्रैल से 4 बड़े बदलाव हो गए हैं। कलेक्टर रेट 75% तक बढ़े तो घर जमीन महंगी, स्कूलों में छात्राओं को मिलेगा दूध, हाईवे पर टोल हुआ महंगा। हरियाणा सरकार ने उठाया 1 एकड़ सब्जियों की खेती का रकबा बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम। जनरल श्रेणी के किसानों को मिलेंगे 15,000 रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलेगा अब 8% से अधिक ब्याज, आज ही करें इन्वेस्ट, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा न्यायिक सेवा में हुआ संशोधन, नए नियम हुए लागू। अब ओवर टाइम पर दोगुनी मजदूरी और रात में काम कर सकेंगी महिलाएं। हरियाणा में लागू हुए नए श्रम कानून। युवाओं को मिलेगा भविष्य की तकनीक का प्रशिक्षण। हरियाणा में शुरू हुआ पहला AI सेंटर। हरियाणा में पटवारी विभागीय परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। 2522 अभ्यर्थियों में से 2096 को मिली सफलता। जेट फ्यूल 100% महंगा हुआ, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने कीमतों पर 25% का कैप लगाया। घरेलू उड़ानों का किराया कंट्रोल में रहेगा। TVS अपाचे RTR 160 4V लॉन्च, शुरुआती कीमत 1,25,000 रुपए। अपडेटेड मॉडल में ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर, हर वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प और स्लीपर क्लच मिलेगा। और ईरान ने बहरीन में अमेजन ऑफिस पर हमला किया। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल भी निशाने पर। ट्रंप बोले ईरान से डील की कोई जरूरत नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने यू टर्न ले लिया है और इसी के साथ ही किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पूरे हरियाणा में बारिश हुई, लेकिन हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों की फसल को अधिक नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी सुनहरी बालियां ओलों की चपेट से जमीन पर बिखर गई हैं, जिससे गेहूं में भारी नुकसान की संभावना जताई गई है। कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की बालियों को तेज हवाओं की रफ्तार ने बिखरा दिया है। वहीं सब्जियों की बेलें और फूल नष्ट होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार आज यानी 2 अप्रैल को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और उत्तरी हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 3 से 5 अप्रैल के बीच एक नया ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे फिर से आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा में 1 अप्रैल से काफी कुछ बदल गया है। प्रदेश में 4 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। कलेक्टर रेट, घर जमीन महंगी, स्कूलों में छात्राओं को दूध सहित हाईवे पर टोल महंगा हो गया है। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, पंचकुला और फरीदाबाद समेत कई जिलों में कुछ इलाकों में कलेक्टर रेट 75% तक बढ़ा दिए गए हैं। हिसार में अग्रोहा, अलीपुर क्षेत्र और शहर के अन्य रिहायशी व व्यावसायिक सेक्टरों में 75% तक की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद के नीमका और फरीदपुर जैसे क्षेत्रों में भी 75% तक की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में NH 152D यानी नारनौल अंबाला रोड, इस पर कार का एक तरफ से 375, डबल साइड 560 रुपए कर दिया गया है। तो वहीं खेड़की दोला टोल पर दिल्ली गुरुग्राम रोड की बात करें तो कार व जीप के लिए 5 से 15 रुपए की टोल में बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं वार्षिक पास की दरें भी 3,000 से बढ़ाकर 3,075 रुपए यानी 75 रुपए की वृद्धि की गई है। हरियाणा में 1 अप्रैल 2026 से मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को पौष्टिक दूध और प्रोटीन मिल्क बार मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं में पोषण की कमी यानी एनीमिया को दूर करना है। छात्राओं को सप्ताह में 4 दिन फोर्टिफाइड सुगंधित दूध और 2 दिन मिल्क बार मिलेगा। हफ्ते में 4 दिन दूध और 2 दिन प्रोटीन मिल्क बार मिलेगा। योजना के तहत 75 दिन दूध और 75 दिन मिल्क बार वितरित किए जाएंगे। मार्च का महीना खत्म हो चुका है और अप्रैल माह की शुरुआत हो गई है।
अप्रैल माह के साथ ही स्कूलों में एडमिशन भी प्रारंभ हो गए हैं और अभिभावक बच्चों के एडमिशन को लेकर स्कूलों में दौरे कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मार्च महीने में बच्चों ने परीक्षा के बाद छुट्टियों का आनंद लिया है। अब अप्रैल माह के अवकाश के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चों और टीचरों को इन छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार है। स्कूल की छुट्टियां देश, क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थान के आधार पर अलग अलग होती हैं। प्रत्येक राज्य और शैक्षणिक संस्थान की छुट्टियों की तारीखें अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने राज्य और शैक्षणिक संस्थान के अनुसार छुट्टियों को नोटिस करें, ताकि छुट्टियों का आनंद लिया जा सके। आज यानी 2 अप्रैल से कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के सभी विद्यार्थियों का अगली कक्षा में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा और कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। वहीं 5 अप्रैल को रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा, तो 11 अप्रैल को दूसरे शनिवार के कारण अवकाश है। 12 अप्रैल को रविवार रहेगा। वहीं 14 अप्रैल को मंगलवार के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती व वैसाखी के कारण छुट्टी रहेगी। तो वहीं 19 अप्रैल को परशुराम जयंती है और रविवार भी पड़ेगा। इसके अलावा 26 अप्रैल को रविवार के कारण छुट्टी रहने वाली है। हरियाणा की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। चाहे दुकान हो या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अब ओवरटाइम करवाने पर श्रमिकों को दोगुनी मजदूरी देनी होगी। प्रत्येक कर्मचारी के लिए 6 घंटे के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम अनिवार्य किया गया है। एक दिन में श्रमिकों से 12 घंटे काम लिया जा सकेगा। हालांकि एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करवाने की अनुमति दी गई है। महिलाओं को भी रात में काम करने की इजाजत दी गई है। महिलाओं से रात्रिकालीन पाली में यानी रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कराने के लिए नियोक्ता को आवेदन करना होगा। सभी निजी प्रतिष्ठानों को अधिसूचना की एक प्रति यानी एंट्री व एग्जिट गेट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि श्रमिक नए नियमों से अवगत हो सके। नियोक्ता को महिलाओं से रात्रिकालीन पाली में काम कराने के लिए उनकी लिखित सहमति के साथ ही सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था, अलग से शौचालय व विश्राम गृह तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी करनी होगी। साथ ही कोई भी औद्योगिक इकाई महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं रख सकेगी। कारखानों और यूनिट्स में यदि महिलाएं रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्यरत होंगी तो प्रत्येक शिफ्ट में 1/3 महिला सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज या फिर फोरमैन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि इन श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आधुनिकता के इस युग में ऑनलाइन पेमेंट के प्रचलन में बड़े स्तर पर तेजी आई है। चाहे गोलगप्पे की रेहड़ी पर 20 रुपए देने हो या फिर किसी बड़ी खरीदारी का भुगतान करना हो, ज्यादातर समय ऑनलाइन माध्यम का ही इस्तेमाल किया जाने लगा है। यदि आप भी गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अप्रैल से यूपीआई का तरीका बदल गया है, जिसका सीधा असर आपके रोजमर्रा के लेन देन पर पड़ने वाला है। अब आपकी पूंजी पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगी। हालांकि पेमेंट करते समय थोड़ा टाइम अधिक लग सकता है। अब तक आप दुकान या फिर शोरूम पर लगे QR कोड को स्कैन करते थे और यूपीआई पिन डालते ही झट से पेमेंट भी हो जाती थी। लेकिन अब आरबीआई ने सुरक्षा को बढ़ाते हुए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दोहरी सुरक्षा को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑनलाइन पेमेंट करते समय सिर्फ यूपीआई पिन नंबर डालना ही काफी नहीं होगा, इसके साथ ही आपको एक और सुरक्षा घेरे को पार करना होगा। यह दूसरा स्टेप आपके फोन पर आया हुआ OTP या आपके फिंगरप्रिंट या फिर फेस ID हो सकता है। जब तक ये दोनों चीजें एक साथ मैच नहीं होंगी, आपके बैंक खाते से कोई भी पैसा नहीं कटेगा। इस नए नियम से ऑनलाइन ठगी और स्कैम पर अंकुश लगाने के लिए बड़े स्तर पर मदद मिल सकती है। यदि किसी जालसाज को आपका यूपीआई पिन पता भी चल गया है तो भी वह आपकी फिंगरप्रिंट, OTP या आपके बैंक अकाउंट से वो सिंगल रुपया बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नहीं निकाल पाएगा। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में मौजूद सभी यूपीआई एप्लीकेशन को अपडेट कर लें, ताकि नया सिस्टम बिना किसी रुकावट के अच्छे से काम कर सके। हरियाणा सरकार बागवानी और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने एकीकृत सब्जियों की खेती का रकबा बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार द्वारा ऐसी खेती करने वाले जनरल श्रेणी के किसानों को 15,000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 25,000 रुपए तक की सब्सिडी राशि का लाभ देने जा रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि किसान सूक्ष्म सिंचाई या फिर टपका सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके कम पानी वाली फसलों से अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसलिए एकीकृत सब्जियों की खेती पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भूमि का जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में सब्जियों की खेती एक अच्छे बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आई है।
क्योंकि इसमें कम पानी की जरूरत होती है। ताज़ा सब्जियों की हर वक्त डिमांड रहती है। इसकी बिक्री के साथ ही किसानों को नकद भुगतान भी मिल जाता है। किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए hortharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कृषि अधिकारी ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी राशि का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है। हरियाणा के करनाल जिले में तकनीक और कौशल विकास के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि यहाँ राज्य का पहला रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार हो गया है। यह केंद्र करनाल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में स्थापित किया गया है, जो युवाओं को आधुनिक और भविष्य की तकनीकों में प्रशिक्षण की नई दिशा तय करेगा। यह पहल युवाओं को भविष्य में नई दिशा प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य राज्य के हर जिले में ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना है। इस सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो युवाओं को स्किल ओरिएंटेड शिक्षा प्रदान करना, ताकि वे रोजगार के योग्य बन सकें और तकनीकी एवं कौशल विकास में आगे बढ़ सकें। यहाँ पर विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और अन्य उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सेंटर में न केवल आईटीआई के छात्र बल्कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ प्रशिक्षण के साथ साथ रहने और खाने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इससे दूर दराज के विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा का मौका मिल सकेगा। यह सेंटर युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार खोलेगा और उन्हें शिक्षा एवं तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। हरियाणा सरकार की न्यायिक सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा संशोधन किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए गए हैं। ये नए नियम 27 मार्च 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। संशोधित नियमों के अंतर्गत अब न्यायिक सेवा में पदों को भरने के लिए प्रमोशन, सीमित प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती का स्पष्ट ढांचा निर्धारित किया गया है। नए प्रावधानों के मुताबिक बात करें तो 50% पद मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन से भरे जाएंगे, जो कि 25% पद सीमित प्रतियोगी परीक्षा और 25% पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए कम से कम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस और 35 वर्ष की आयु तक की गई है। सीधी भर्ती के लिए वकीलों के लिए भी सख्त शर्तें निर्धारित की गई हैं। अभ्यर्थी को कम से कम 3 सालों तक आयकरदाता होना कंपलसरी होगा। वार्षिक न्यूनतम आय 5 लाख रुपए और हर साल कम से कम 50 मामलों की पैरवी का प्रमाण देना होगा। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को इन शर्तों में आंशिक छूट मिलेगी। वहीं भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए रोस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। हरियाणा के अनाज मंडियों में किसानों को दी जाने वाली कच्ची पर्ची व्यवस्था पर आखिरकार रोक लग गई है। यह कार्रवाई पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के बाद सामने आई है। याचिका में हरियाणा की मंडियों में प्रचलित कच्ची पर्ची प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग रखी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह 30 दिनों के भीतर शिकायत पर स्पष्ट और ठोस आदेश जारी करे। न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बुधवार 1 अप्रैल को राज्य सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सभी मार्केट कमेटियों के सचिवों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आढ़ती किसान को कच्ची पर्ची जारी नहीं करेगा। इसके स्थान पर फसल खरीद के बाद अनिवार्य रूप से जे फार्म ही किसान को दिया जाएगा, जिससे लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा कच्ची पर्ची प्रणाली के चलते किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें 30 से लेकर 40% तक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था। सरकार के इस फैसले को किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। यह 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने अपनी सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्व गणना पूरी कर ली है। उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए तस्वीर भी शेयर की। जनगणना के पहले फेज में हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की गिनती की जा रही है। दूसरा फेज जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। इसमें लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज़ादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा। इससे पहले साल 1931 में ऐसा हुआ था। पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी। कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा सीधे अपने स्मार्टफोन पर कलेक्ट करेंगे। पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे और फिर बाद में उन्हें डिजिटाइज किया जाता था। इसमें काफी समय लगता था। जनगणना में स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को अब शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तब होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। वहीं मोबाइल फोन में FM और YouTube देखने को भी काउंट किया जाएगा।
वहीं जनगणना करने वाले आपसे कुल मिलाकर 33 सवाल पूछेंगे। जो लोग स्वगणना नहीं करेंगे वे पारंपरिक तरीके से सरकारी कर्मचारी के घर आने पर डेटा दे सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उनका डेटा वेरीफाई करने के लिए भी सरकारी कर्मचारी उनके घर पहुंचेंगे। हरियाणा में 16 अप्रैल को www.sc.census.gov.in पर विंडो खुलेगी। लोग 16 से लेकर 30 अप्रैल तक स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की अपनी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। अगर आप भी हाल फिलहाल में किसी स्कीम में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है। सरकार की तरफ से नई 3 महीनों के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम शुरू की गई है। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार बात करें तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 को समाप्त होने वाले पहली तिमाही के दौरान कुछ लघु बचत स्कीम पर ब्याज दर पहले के जैसे ही रहने वाली है। इसका सीधा सीधा फायदा निवेशकों को मिलने वाला है। सरकार की तरफ से किए गए इस फैसले से लोग भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र, डाकघर, सावधि जमा आदि लोकप्रिय योजना में निवेश करने के लिए लोग काफी प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। आप भी इन स्कीम में निवेश करके आसानी से 7% से लेकर 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। महिला कॉलेज झोझू द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे स्वयं जाकर या फिर भारतीय डाक के माध्यम से भी अपने आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, ऑफिस सह अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट सह कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, हेल्पर या सपोर्ट स्टाफ के पदों पर ये भर्ती यानी आवेदन मांगे जा रहे हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें। कुरुक्षेत्र जिले में अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एसीएस एवं प्रशासनिक सचिव जी अनुपमा ने शाहबाद और पीपली अनाज मंडी का अचानक से निरीक्षण किया। उन्होंने खुद जाकर मंडी में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए की गई सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश में गेहूं खरीद का काम शुरू हो चुका है। एसीएस जी अनुपमा ने सबसे पहले मंडी के गेट पास और बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने किसानों और व्यापारियों से सीधे बातचीत की, उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। व्यापारियों ने बारदाना और लिफ्टिंग पर ध्यान देने की मांग रखी। एसीएस अनुपमा ने साफ कहा कि सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया गया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बारदाने की व्यवस्था में कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में रहकर काम करें। उनका मुख्य मकसद यही है कि जो भी किसान मंडी में आए उसे हर तरह की सुविधा मिले। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि नंबर ऑफ टर्मिनल्स बढ़ाए जाएं, कम से कम 5 से 6 टर्मिनल्स लगाए जाएं ताकि किसानों को वेटिंग टाइम कम लगे। उनका फोकस यही है कि किसान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल बेच पाएं। टीवीएस मोटर इंडिया ने अपनी सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक अपाचे आरटीआर 160 4V का अपडेटेड 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। अब बाइक के बेस वेरिएंट से ही प्रीमियम फीचर्स जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ऑल एलईडी लाइटिंग और असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लच मिलेंगे। 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V को 3 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,25,440 रुपये रखी गई है। भारत में 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V का सीधा मुकाबला बजाज पल्सर N160 और हीरो एक्सट्रीम 160R 4V से है। नए अपाचे आरटीआर 160 4V के डिजाइन की बात करें तो इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। बाइक का अग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर लुक, फ्यूल टैंक और बॉडी लाइंस लगभग वैसी ही रखी गई है। बड़ा अपडेट लाइटिंग में है। अब सभी वेरिएंट्स में नया क्लास डी प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैंप और एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। टैंक पर नए ग्राफिक्स, सिंगल पीस सीट, स्पिल्ट ग्रैब रेल, एडजस्टेबल ब्रेक और नए रेस इंस्पायर्ड 7 कलर ऑप्शन के साथ बाइक का लुक पहले से अधिक प्रीमियम और मॉडर्न हो गया है। टीवीएस ने अपाचे आरटीआर 160 4V के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है। बाइक की टॉप स्पीड अर्बन और रेन मोड में 103 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पोर्ट मोड में 114 किलोमीटर प्रति घंटा है। टॉप वेरिएंट में 5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सपोर्ट करता है।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1187 अंक की तेजी के साथ 73,134 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 348 अंक की बढ़त रही और ये 22,679 के स्तर पर पहुंच गया। बैंकिंग, मीडिया और मेटल शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली। वहीं सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,120 रुपए महंगा होकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 9,701 रुपए बढ़कर 2,40,000 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,181 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।